हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। हम लोग आर जो रिवीजन सीरीज चला रहे हैं घटना चक्र से, उसमें आज पॉलिटी देखेंगे। ठीक है, तो आज हम लोगों का जो राज व्यवस्था वाला टॉपिक है वो समाप्त हो जाएगा। तो एक वीडियो में हम लोग एक सब्जेक्ट को ही कंप्लीट करके चल रहे हैं। तो चलिए आज की अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पॉलिटी से संबंधित जो भी रिवीजन में टॉपिक्स दिए हुए हैं वो सब देखेंगे। इसमें वही टॉपिक्स दिए हुए हैं जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें आपको फालतू की चीज़ें नहीं दी गई हैं, जो कि आपको समझ आ रहा होगा कि 1-1.5 घंटे में कोई भी एक जो है मतलब कि सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हो सकता। लेकिन वही टॉपिक्स आपको इसमें दिए गए हैं जो हमेशा एग्जाम्स में बनते रहे हैं और जिनके आने की संभावना रहती है। तो हम लोग सबसे पहला अपना जो टॉपिक है वो देखेंगे, और वो क्या है? वो है संविधान सभा की जो प्रमुख समितियां रही हैं और उनके अध्यक्ष। ठीक है, तो ये हमेशा ही इससे क्वेश्चन बन ही जाता है। आपको 3-4 समितियों के नाम दे देंगे, और 4 ही देते हैं, 3 का क्या देंगे। 4 समितियों का नाम एक साइड अध्यक्ष, और आपको मैच करना रहेगा। या फिर क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है, सामने सामने अध्यक्ष और जो समितियां हैं उनका नाम लिखा रहेगा, उसमें से पूछ लेंगे कौन सा एक सही है या फिर कौन सा एक गलत है। तो इस तरह के क्वेश्चन इस वाले टॉपिक से बनते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए आपको समितियों के नाम दिए हैं और इस साइड आपको अध्यक्ष के नाम दिए हैं। तो देखिए कौन कौन सी समितियां हैं। सबसे पहली जो समिति है वो है संघ शक्ति समिति, और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे पहले जो है प्रधानमंत्री भी थे। दूसरा है संघीय संविधान समिति, और इसके भी जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। दूसरा देखिए मतलब तीसरा कि प्रांतीय संविधान समिति, और प्रांतों से संबंधित जो समिति थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे। प्रारूप समिति, तो ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, अंबेडकर जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। जो मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति थी उसके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी अध्यक्ष थे। ठीक है, आगे देखिए मौलिक अधिकार उप समिति, तो ये जेबी कृपलानी जी थे। अल्पसंख्यक उप समिति एचसी मुखर्जी। और यहाँ देखिए प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति, ये राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए जो समिति थी वो जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद, यहाँ उनकी पिक्चर भी दी है। तदर्थ राष्ट्रीय ध्वज समिति राजेंद्र प्रसाद। कार्य संचालन के.एम. मुंशी, और मतलब की जो कार्य संचालन संबंधी समिति है उसको के.एम. मुंशी जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। तो अगर जैसे सपोज दैट राजेंद्र प्रसाद जी का याद करना हो तो हमने उसको याद करके रखा है, राजेंद्र प्रसाद जी ने झंडा समिति का संचालन किया था। तो झंडा जो समिति है वो राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है, जो संचालन समिति है वो भी किससे संबंधित है? तो ये हो जाएंगे अपने राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, तो इसको ध्यान से देख लीजिए। अगला जो हमारा टॉपिक है वो प्रारूप समिति, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये प्रारूप समिति। तो अब देखिए इसमें टोटल जो मेंबर्स थे ना वो 7 थे। 7 के नाम याद रखना पड़ेगा क्योंकि कई बार ये पूछा गया है। तो देखिए इसमें अध्यक्ष जो थे वो तो अंबेडकर जी ही थे, उनकी पिक्चर भी आपके सामने प्रस्तुत की गई है। दूसरे सदस्यों में देखिए तो एन गोपाला स्वामी अयंगर थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद शादुल्ला, एन माधव राव थे, लेकिन इन्होंने ना मतलब कि जो बी.एल. मित्र जी थे उनका स्थान लिया था। क्यों? क्योंकि बी.एल. मित्र ने स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस्तीफा दे दिया था। और एक और है टी.टी. कृष्णामाचारी। तो जो टी.टी. कृष्णामाचारी हैं इन्हें देखिए तो 1948 में डी.पी. खेतान जी की जो है मृत्यु हो गई, और इसी की वजह से टी.टी. कृष्णामाचारी जो है वो इसके मतलब मेंबर बन पाए, नहीं तो डी.पी. खेतान जी ही इसके मेंबर थे। ठीक है, तो ये ध्यान से देख लीजिएगा कि जो एन माधव राव हैं ये बी.एल. मित्र के स्थान पे आए थे, और टी.टी. कृष्णामाचारी जो है वो डी.पी. खेतान जी की मतलब कि उनके स्थान पे आए थे। चलिए आगे देखेंगे। अगला जो टॉपिक है वो है हमारा संविधान सभा के महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए पहली बैठक जो 2023 में यूपी पीसीएस का एग्जाम हुआ था उसमें इन्हीं डेट्स मतलब कि ये जो आपको डेट्स दी गई हैं इन्हीं से 4 डेट्स उठा करके पूछी गई थी। डेट्स नहीं दी गई थी, पहले कुल मिलाकर के ये वाला जो दिया हुआ है टॉपिक ये दिया गया था, और आपको उसमें क्रोनोलॉजी में सेट करना था कि कौन सा पहले हुआ होगा और कौन सा बाद में। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखिए तो हमारे जो संविधान सभा है उसकी पहली बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। अस्थायी अध्यक्ष तो यूपी पीसीएस तो पूछता ही है, यूपीएससी ने भी 2024 में पूछा था कि हमारे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। ठीक है, फिर देखिए
आगे चल करके स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी थे। जबकि संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये बी.एन. राव थे। संवैधानिक निर्माण में मतलब जो हमारा भारतीय संविधान है वो बनने में कितना टाइम लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये भी एक बार क्वेश्चन स्टेटमेंट में पूछा गया है। फिर देखिए प्रारूप पर बहस टोटल 114 दिन तक चली थी। टोटल व्यय तो ये कितना हुआ है? तो आप देखिए 63,96,729 रुपए टोटल जो है खर्च आया है। कुल वाचन टोटल 3 बार मतलब 3 वाचन हुए हैं। कब संविधान अपनाया गया? तो 26 नवंबर 1949। ये देखिए ये डेट जो है जब आप प्रियम्बल पढ़ेंगे ना तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगी। और प्रियम्बल भी बहुत मतलब कि ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन हमेशा ही बनता है। जिस री एग्जाम की हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं ना उसमें भी पूछा गया था, क्रोनोलॉजिस्ट में पूछी गई थी। और हमारा संविधान लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो ये सारे मतलब वो टॉपिक्स हैं, वो सारी डेट्स हैं जो हमसे पूछी जाती हैं। तो जो हमको बता रहे हैं 2023 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें ये वाली डेट पूछी गई थी, और संविधान कब अपनाया गया वो पूछा गया था, और साथ में संविधान कब लागू हुआ वो पूछा गया था, और जो प्रारूप समिति है ना वो कब बनी हुई थी ये भी पूछा गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और जो हमारा अगला टॉपिक है वो क्या है? अंतरिम मंत्रिमंडल 1946। ठीक है, तो इसमें हम देख लेंगे कि कौन मंत्री थे और उनको कौन सा मंत्रालय मिला हुआ था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो उपाध्यक्ष थे, विदेश व राष्ट्रमंडल संबंधी मामलों के ये मंत्री थे। आगे देखिए वल्लभ भाई पटेल जी सूचना और प्रसारण तथा गृह मंत्री थे, पिक्चर भी दिखाई गई है। जबकि सी राजगोपालाचारी ये शिक्षा मंत्री थे, लियाकत अली वित्त मंत्री थे, जोगेंद्र नाथ मोंडल ये विधि मंत्री थे, आशफ अली रेल मंत्री थे, राजेंद्र प्रसाद जो है वो खाद्य और कृषि मंत्री थे, डॉक्टर C.H. भाभा कार्य खनन एवं शक्ति मंत्री थे, बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। अब जिसके पास बल होगा वही तो रक्षा करेगा, इस तरह से आप इसको ट्रिक्स से याद कर सकते हैं। और I.I. चुंद्रीगर ये वाणिज्य मंत्री थे, और साथ में आप देखें तो अब्दुल रब नस्तर ये संचार डाक और वायु मंत्री थे, गजनफर अली खान ये स्वास्थ्य मंत्री थे, और जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, पिक्चर आपको दिखाई गई है। जो जगजीवन राम है श्रम मंत्री, इनको ना BPSC TRE में भी पूछा गया था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे संविधान के स्रोत जो है वो बताया गया है, तो चलिए देख लीजिए। तो भारतीय संविधान का जो अधिकांश भाग है वो कहाँ से लिया गया है? भारतीय शासन अधिनियम 1935 से। ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा है जिससे क्वेश्चन कई बार बन चुका है। ठीक है, क्योंकि अक्सर हम लोग क्या सोचते हैं कि जो हमारे संविधान में मतलब सोर्स के रूप में हमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया है वो ब्रिटेन के संविधान को यूज़ किया, जबकि ऐसा नहीं है। आप देखिए कि सबसे ज़्यादा जो मतलब हमारे संविधान में चीज़ें हैं वो भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देखिए कई देशों के संविधान से भी हमने अपने संविधान में चीज़ों को अपनी आवश्यकता अनुसार शामिल किया है, और उसी से संबंधित कुछ आंकड़े हैं, हम लोग देख लेंगे कि कहाँ से हमने क्या जो है ग्रहण किया है। ठीक है, एज इट इज़ कॉपी पेस्ट नहीं किया है, अपने यहाँ की आवश्यकताओं को देखते हुए चीज़ों को उसमें जो ज़रूरत लगी है फेर बदल करके लिया है। ठीक है, चलिए। सबसे पहली जो कंट्री है वो है ब्रिटेन। ठीक है, तो ब्रिटेन से देखिए हमने क्या लिया है? तो संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली और विधि का शासन। ठीक है, US से हमने क्या लिया? मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्वलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद और राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है, और साथ में क्या लिया है? उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के हटाने जाना, जो मतलब हटाए जाने की प्रक्रिया है वो। ठीक है, फिर आप देखिए कनाडा, तो केंद्र द्वारा राज्यपाल की जो नियुक्ति की जाती है यह हमने कनाडा के संविधान से लिया है। संघात्मक व्यवस्था भी हमने वहीं से लिया है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये भी हमने कनाडा के संविधान से ही प्रेरित होकर के अपने यहाँ रखा है। ठीक है, आयरलैंड नीति निर्देशक तत्व पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया और राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य आदि, ये सब हमने आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर के लिया है। ऑस्ट्रेलिया से देखिए तो संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है, तो आर्टिकल 108 के तहत जो मतलब ज्वाइंट सेशन होता है वो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। उद्देशिका की भाषा, तो आप देखिए जो हम लोगों ने मतलब उद्देशिका यानी प्रियम्बल को अपने संविधान में जगह दी है वो हमने जो है प्रेरित कहाँ से होकर के लिया था? तो US से। सारे देशों ने ही अगर अपने यहाँ प्रियम्बल रखा है तो US से ही उसकी प्रेरणा ली है। लेकिन जो स्टार्ट होता है ना वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो ये जो है मतलब बी द पीपल ऑफ इंडिया, ये जो लैंग्वेज है ये हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। ठीक है, और साथ में समवर्ती सूची की जो व्यवस्था है तो
तो ये जो समवर्ती सूची है ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, कई बार पूछा जा चुका है। और साथ में व्यापार, वाणिज्य और समागम की जो स्वतंत्रता है ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही लिया हुआ है। जर्मनी से हमने क्या लिया है, तो आपातकाल के समय में जो आप देखिए हमारे मौलिक अधिकारों का मतलब कि हनन मतलब कि स्थगन हो जाता है, वो हमने कहाँ से लिया है, तो जर्मनी से। यूएसएसआर से हमने क्या लिया है, तो मूल कर्तव्य और न्याय यानी कि सामाजिक, आर्थिक जो राजनीतिक न्याय है जो आपको प्रियम्बल में देखने को मिलता है, ये हमने कहाँ से लिया है, तो ये हमने लिया है यूएसएसआर से। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका से तो हमने संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो ली है, और राज्यसभा में जो सदस्यों का निर्वाचन है वो भी वहीं से लिया है। आगे देखिए, जापान से हमने क्या लिया है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और फ्रांस से हमने स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का आदर्श तथा गणराज्य की अवधारणा ली है। और ये जो स्वतंत्रता, समता और मतलब बंधुता है ना, ये सीटेट में पूछा गया था 2024। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें कितने भाग हैं, कितने विषय हैं, कितने अनुच्छेद हैं। ठीक है, तो वर्तमान में जितने हैं वही देखेंगे, क्योंकि पहले जितने थे उससे अभी काफ़ी कुछ चेंजेज आ गए हैं। जैसे आप देखिए कि पहले जो है कितने भाग थे, तो पहले टोटल 22 भाग थे। गणना की दृष्टि से अभी आप देखेंगे टोटल 25 भाग हो गए हैं। पहले जब हमारा संविधान बन करके लागू हुआ था केवल 394 अनुच्छेद थे, अभी गणना की दृष्टि से 350 या 70 के आसपास हो गए हैं, मतलब बढ़ गए हैं काफ़ी सारे। जब हमारी अनुसूचियाँ थी ना, तो वो जब हमारा संविधान बना था टोटल 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन संविधान संशोधनों के माध्यम से आप देखिए कि अभी हमारे पास टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एक साइड आपको भाग दिया गया है, एक साइड आपको विषय और एक साइड अनुच्छेद। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले भाग 1 देखिए। जो हमारा भाग 1 है उसमें क्या दिया गया है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ध्यान से देखिएगा, भागों को ना मिलाने के लिए बहुत बार क्वेश्चन बनता है। तो भाग 1 में क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 1 से 4। ठीक है। दूसरा है भाग 2, भारत की नागरिकता का जो प्रावधान है वो आपको देखने को मिलेगा, अनुच्छेद 5 से 11। जो हमारा 2023 में यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो नागरिकता है ना उसका प्रावधान कहाँ से कहाँ तक है, तो वो अनुच्छेद 5 से 11 के मतलब मध्य है। ठीक है। फिर देखिए हमारा सबसे महत्वपूर्ण जो भाग है वो है भाग 3, उसे हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35। चौथा क्या है, मतलब भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51। अगला है हमारा भाग 4 का मूल कर्तव्य, 51 कामे। ठीक है। फिर आता है हमारा संघ, और जो संघ का प्रावधान है वो भाग 5 में है, अनुच्छेद 52 से 151 तक। और इसके कई सारे मतलब कि क्लॉजेस हैं। जैसे आप देखिए अध्याय 1 में कार्यपालिका है और इसका जो है यहाँ पे आपको दिखाया नहीं गया है। फिर आप देखिए अध्याय 2 में संसद है, और अध्याय 3 में आपको राष्ट्रपति के जो विधायी अधिकार है वो मिल जाएंगे। अध्याय 4 में आप देखिए मतलब कि जो संघीय न्यायपालिका है वो मिल जाएगा, और साथ में अध्याय 5 में आपको भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया है। ठीक है। आगे देखिए, आगे जो है वो भाग 6 है, और इसमें राज्यों के बारे में प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 237 तक। ठीक है। तो और इसमें भी आपको कई सारे टॉपिक्स यानी सब टॉपिक्स मिल जाएंगे, जैसे सामान्य में, फिर कार्यपालिका, राज्य का विधानमंडल, राज्यपाल के विधायी अधिकार, राज्यों के उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय आदि। ठीक है। तो ये आपको अनुच्छेद 152 से 237 के भीतर ही ये सारे जो मतलब प्रावधान हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। और आगे क्या है, दरअसल इसमें ना हम आपको स्पेशली आर्टिकल्स इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि जब भी हमसे भाग पूछा जाता है तो यही पूछा जाता है कि भाग 4 में क्या है, भाग 5 में क्या है, भाग 6 में क्या है, भाग 7 में क्या है, और कहाँ से कहाँ तक उसमें आर्टिकल्स। ठीक है। तो कभी इस तरह के क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं कि भाग 6 के भीतर जो अध्याय 2 है कार्यपालिका उसके कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल्स हैं। इस तरह का क्वेश्चन कभी बना नहीं, इसी वजह से इन्होंने आपको बताया भी नहीं है। तो हमारा जो भाग 7 है उसमें देखिए अभी ये मतलब कि निरसित हो चुका है, और इसमें था क्या, तो प्रथम अनुसूची के भाग खा में जो राज्य रखे गए थे वो था। तो अब जब निरसित हो चुका है तो जाहिर सी बात है पूछा भी नहीं जाएगा, अनुच्छेद 238 इसमें था। ठीक है। फिर आप देखिए भाग 8, तो जो भाग 8 है ना उसमें संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 239 से 242 तक। फिर आता है हमारा भाग 9, इसमें पंचायतें हैं, पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है, 243 से 243 अड़ा तक इसमें प्रावधान है। फिर भाग 9 का, तो ये संविधान संशोधन के माध्यम से आया है, नगर पालिका, और 243 से 243 या 6 तक। फिर आता है 9 खास सहकारी समितियां। ये हमसे पूछा गया था कि कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था सहकारी समितियों को। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कौन सा वो संविधान संशोधन था जिससे सहकारी समितियों को जोड़ा गया। और ये पंचायतें, नगर पालिका, ये तो मुझे पता ही है कि आपको पता होगा, 73वां और 74वां संविधान संशोधन था। चलिए
सहकारी समितियों के लिए जो आर्टिकल्स हैं वो 243 या जा से लेकर के 243 या ना तक हैं। फिर आप देखिए भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र है 244 से 244 का। और भाग 11 में क्या है तो संघ और राज्यों के बीच जो संबंध है वो है 245 से 263। इसमें आपको विधायी और प्रशासनिक दो प्रकार के संबंध देखने को मिलेंगे। उसके बाद आप देखिए कि जो भाग 12 है वो वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद से संबंधित है 264 से आर्टिकल 300 का तक। ठीक है, तो जो हमारे पास पहले संपत्ति का अधिकार हमारा मूल अधिकार था उसको ना 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से वहां से ला करके इसी 300 का में ही रखा गया है। आगे देखिए, फिर आगे हम देखेंगे जो हमारा अगला है वो है भाग 13 और भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और जो समागम की बात की गई है वो 301 से अनुच्छेद 307 में है। भाग 14 में देखिए संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, अनुच्छेद 308 से 323। फिर आप देखिए लोक सेवा आयोग की भी जो बात है वो आपको यहीं पे देखने को मिलती है। और भाग 14 का देखिए तो भाग 14 का में आपको अधिकरण के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 323 का से अनुच्छेद 323 खा में। भाग 15 में निर्वाचन है 324 से 329। और भाग 16 में क्या है तो कुछ वर्गों के लिए जो मतलब कि विशेष उपबंध है वो आपको मिलेगा अनुच्छेद 330 से 342। इन्हीं में आपको देखने को मिलता है कि लोकसभा में किसके किसके लिए रिजर्वेशन वगैरह का प्रावधान किया गया है। ठीक है। फिर देखिए राजभाषा भाग 17 में है अनुच्छेद 343 से 351। तो बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। सिर्फ यही नहीं, इसमें जो आर्टिकल 343 से 351 तक, 351 के पहले जो 350 है, ये सारे आर्टिकल्स खूब पूछे जाते हैं। और देख लीजिए यूपी पीसीएस 2023 में पूछा भी गया था, वो भी ये बता दिए हैं, हालांकि कई बार पूछा गया है। आगे देखिए इसी में आपको मतलब इसी भाग 17 के भीतर आपको संघ की भाषा, क्षेत्रीय भाषाएं, उच्चतम न्यायालय और जो हमारे मतलब उच्च न्यायालय हैं उनकी भाषा के बारे में और विशेष निर्देश वगैरह की भी जो बात है वो आपको यहाँ मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखिए भाग 18 में क्या है तो भाग 18 में आपको आपात उपबंध के बारे में बताया गया अनुच्छेद 352 से 360। और भाग 19 से प्रकीर्ण 361 से 367। भाग 20 में देखिए संविधान संशोधन, तो अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वो बताई गई है भाग 20 में। ठीक है, भाग 21 को देखिए तो अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, अनुच्छेद 369 से 392। फिर भाग 22 में आपको क्या मिलेगा, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ हिंदी में, प्राधिकृत पाठ और निरसन 393 से 395। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो, जाहिर सी बात है कि आपको 1 से लेकर के 394 तक एक एक आर्टिकल नहीं बताया गया होगा, जो इम्पोर्टेंट है बस वही बताया गया है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको स्टार्टिंग से यानी आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 50 तक इतना तो कम से कम एकदम रट्टू तरीके से याद होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए जो हमारा अनुच्छेद 1 है वो क्या कहता है, वो है संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना से संबंधित बातें हैं। अनुच्छेद 3 देखिए तो नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित जो बातें हैं वो आपको अनुच्छेद 3 में मिलेंगी। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता। अनुच्छेद 14 आ गया है, फिर उसके बाद विधि के समक्ष समानता का जो अधिकार है वो है। अनुच्छेद 15 देखिए तो धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध है इसमें। अनुच्छेद 16 जो है वो लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता की बात करता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत की बात करता है, यूपीएससी तक ने इसको पूछ रखा है। और आप अनुच्छेद 18 की बात करें तो उपाधियों के अंत की बात इसमें की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 19 तो वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण यहाँ पे किया गया है। अनुच्छेद 20 देखिए तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण की बात करता है, जबकि 21 का 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। और अनुच्छेद 22 तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण की बात की गई है। अनुच्छेद 23 देखिए तो मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 25 देखिए तो अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 26 देखिए तो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 29 तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण यहाँ पे किया गया है, जबकि अनुच्छेद 32 है सबसे महत्वपूर्ण है ये हमारे लिए। क्यों? क्योंकि ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है और इसे जो भीमराव अंबेडकर जी हैं उन्होंने संविधान की आत्मा कहा था। ठीक है,
फिर आप देखिए अनुच्छेद 39, और हाँ, अगर आपको ये जो अनुच्छेद 32 है, इसमें जो 5 प्रकार की रिट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की जाती है, वो नहीं समझ आता, तो हमने अपने इसी चैनल पे अनुच्छेद 32 करके पढ़ाया हुआ है, तो आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। खैर चलिए आगे देखिए। अनुच्छेद 39 की बात करें तो राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व दिए गए हैं, जबकि अनुच्छेद 39 का में क्या है, तो समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता, बहुत पूछा जाता है ये। अनुच्छेद 40 तो मोस्ट फेवरेट है हमारे पीसीएस आयोग का, ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान है इसमें। अनुच्छेद 41 में देखिए कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। अनुच्छेद 43 खा जो है वो सहकारी समितियों के संवर्धन की बात करता है, जबकि अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान मतलब कि सिविल संहिता की बात करता है। फिर अनुच्छेद 45 जो है ये 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के प्रावधान की बात करता है। अनुच्छेद 48 का कई बार पूछा गया है, पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा की बात करता है। अनुच्छेद 50 ये हमसे पूछा जा चुका है ऑलरेडी, कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण की बात है इसमें। और अनुच्छेद 51 ये भी पूछा जा चुका है और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित है। फिर आप देखिए हमारा अनुच्छेद 51 का ये मूल कर्तव्य से संबंधित है। तो जब हमारा संविधान लागू हुआ था तब तो ये था नहीं, बाद में इसको सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया है। ठीक है, फिर आप देखिए अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति, ठीक है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये कहाँ है, अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 55 क्या है, तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनके निर्वाचन की पद्धति की बात इसमें की गई है। अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए जो योग्यता है उसकी बात की गई है। अनुच्छेद 58 देखिए तो राष्ट्रपति पद की जो योग्यता है उसकी बात की गई। अनुच्छेद 60 देखिए तो इसमें राष्ट्रपति के द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की बात की गई है। और मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगता है कि मतलब अच्छा लगने का मतलब है कि बहुत मज़ा आती है कि मतलब शपथ या प्रतिज्ञान के बाद डायरेक्ट महाभियोग की प्रक्रिया से कैसे हटाया जा सकता है, वो वाला आर्टिकल आ गया है। मतलब एक वो है ना जो हमारे यहाँ 16 मतलब कि क्या है 16 संस्कार, तो हमारे यहाँ जो मतलब 16 संस्कारों की बात की गई है उसमें आप देखिए शादी और शादी के बाद डायरेक्ट फिर मृत्यु की ही बात की गई है। तो वैसे ही आप देखिए यहाँ पे भी है कि राष्ट्रपति के पद की योग्यता मतलब नहीं, राष्ट्रपति के पद का जो शपथ है वो दिया गया है 60 में, उसके बाद डायरेक्ट 61 में उन्होंने कैसे इनको हटा के मतलब भगाना है ये भी बता दिया गया है। तो लगता है कि जो हमारे संविधान को बनाने वाले लोग थे ना वो वहीं से प्रेरित थे। जो हमारे यहाँ 16 संस्कार हैं कि शादी के बाद डायरेक्ट मृत्यु हुई होगी, उसके बीच में कोई संस्कार नहीं होगा, तो वही यहाँ भी लागू किया गया। खैर मजाक की बात है। चलिए आगे देखिए। आगे देखिए अनुच्छेद 61 जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है मैच द फॉलोइंग में। तो ये राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली जो महाभियोग की प्रक्रिया है उसकी बात की गई है इसमें। अनुच्छेद 66 देखिए तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है। अनुच्छेद 70 में देखिए तो अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन है। अनुच्छेद 72 ये भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें राष्ट्रपति की जो क्षमा आदि करने की जो मतलब शक्ति है उसकी बात की गई है। अनुच्छेद 73 देखिए तो संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार की बात की गई है। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 75 एक तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे। ये कहाँ बताया गया, अनुच्छेद 75 एक में। अनुच्छेद 76 क्या कहता है, तो भारत की महान्यायवादी के बारे में यहाँ बात की गई है, बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। फिर देखिए अनुच्छेद 79 ये संसद के गठन का प्रावधान करता है और अनुच्छेद 80 जो है वो राज्यसभा की संरचना और अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना की बात करता है। ठीक है, अनुच्छेद 83 एक ये राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, ये कहाँ बताया गया है, अनुच्छेद 83 एक में। फिर देखिए अनुच्छेद 84 तो संसद की सदस्यता के लिए अर्हता की बात की गई है। अनुच्छेद जो हमारा 85 है वो संसद के सत्र सत्रावसान और विघटन की बात करता है। अनुच्छेद 98 तो संसद के सचिवालय की बात की गई है। अनुच्छेद 100 का जो क्लॉज 1 है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग पक्ष और विपक्ष में जब मत बराबर हो जाए तब मतलब किया जाएगा, ये बताया गया अनुच्छेद 101 में। ठीक है, 101 तो कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो यहाँ पे किया गया है और उस संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है, राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा के स्पीकर। ठीक है, आपसे मेरा एक सवाल है कि बताइए सपोज दैट कि लोकसभा के स्पीकर जो हैं वो अध्यक्षता नहीं कर पा रहे हैं तो फिर अध्यक्षता कौन करेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अनुच्छेद 109 जो है वो धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया की बात करता है और 2024 में जो मतलब कि यूपीएससी का एग्जाम हुआ था ना प्रीलिम्स, उसमें ये वाला आर्टिकल पूछा गया था। ठीक है,
फिर देखिए अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है, और अनुच्छेद 112 जो है वो वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे हम लोग बजट कह देते हैं। तो आप देखिए कि हमारे संविधान में ना कहीं पर भी बजट शब्द का यूज नहीं किया गया है। क्या है? तो वही है वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है। अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक के बारे में उपबंध, और अनुच्छेद 122 तो न्यायालय के द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किए जाने की जो बात है वो अनुच्छेद 122 में की गई है। अनुच्छेद 123 जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर संसद का कोई भी एक सदन है जो मतलब कि अभी कार्य नहीं कर रहा है, और कोई ऐसा कानून है, मतलब कोई ऐसा विषय है जिस पे कानून बनाना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, तो जो हमारे राष्ट्रपति हैं ना, वो अध्यादेश जारी करके कानून बना सकते हैं। कहाँ पे ये लिखा गया है? अनुच्छेद 123 में। और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अध्यादेश। अगला जो हमारा आर्टिकल है ये बहुत महत्वपूर्ण है, हमसे पूछा गया था जिस एग्जाम की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें, कि अनुच्छेद 124 और कह रहे हैं कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। उसमें क्या मतलब कहा गया था कि जो सर्वोच्च न्यायालय है ना वो अभिलेखीय न्यायालय होगा। अनुच्छेद 124 में इस तरह का मतलब दिया हुआ था ऑप्शन, तो वो गलत था कुल मिलाकर। फिर अनुच्छेद 124 में क्या होगा? उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन की बात है। अनुच्छेद 129 देखिए तो उच्चतम न्यायालय का अभिलेखीय न्यायालय होना। ठीक है, तो ये पूछा ही गया था, बता ही रहे हैं आपको। अनुच्छेद 137 तो ये उच्चतम न्यायालय की जो रिव्यू पिटिशन वाली बात है, यानी कि पुनर्विलोकन की शक्ति है, वो दी गई है अनुच्छेद 137 में। अनुच्छेद 143 में आप देखिए तो उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की जो राष्ट्रपति की शक्ति है वो यहाँ पे दी गई है। अनुच्छेद 148 तो इसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की बात है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति की बात है, जो कि प्रीलिम्स जो 22 दिसंबर को हुआ था 2024 में, उसमें पूछा गया था। फिर देखिए अनुच्छेद 161 तो जो क्षमा आदि के मामले में राज्यपाल को मतलब की शक्ति है ना, वो अनुच्छेद 161 में दी गई है। 162 में क्या है? तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार की बात की गई है। अनुच्छेद 164 एक में देखिए तो राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर जो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति है वो की जाएगी। आगे देखिए अनुच्छेद 165 तो राज्य के महाधिवक्ता के बारे में प्रावधान है। 169 में क्या है? तो राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन व सृजन। ये जो है उत्तर प्रदेश में एक एग्जाम हुआ था जूनियर एडेड, उसमें पूछा गया था। आरओ और यूपीपीएससी से तो ऑलरेडी पूछा ही है। आगे देखिए अनुच्छेद 174 तो राज्यपाल के द्वारा विधानमंडल के समय पर विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाने, उसका सत्र अवसान करने तथा विधानसभा को विघटित करने का अधिकार है। जबकि अनुच्छेद 200 भी बहुत महत्वपूर्ण है कि राज्यपाल के द्वारा जो विधेयक है ना उस पर अनुमति देना या अनुमति को रोक लेना, राष्ट्रपति के विचार के लिए उसको आरक्षित करना, ये अनुच्छेद 200 में है। अनुच्छेद 201 क्या कहता है? तो राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक की बात है। अनुच्छेद 213 क्या है? तो विधानमंडल के विश्रांति काल में, जैसे संसद में विश्रांति काल है, संसद का कोई एक सदन है जो भी कार्य नहीं कर रहा है और उसमें कोई कानून बनाना अनिवार्य है, तो राष्ट्रपति जो है वो अध्यादेश जारी कर सकते थे। वैसे ही राज्यों के बारे में प्रावधान कहाँ पे किया गया है? अनुच्छेद 213 में, कि अगर जो मतलब कि विधानमंडल है उसका कोई सदन या दोनों ही सदन काम ना कर रहे हों और कोई ऐसा कानून बनाना अनिवार्य है, तो फिर जो राज्यपाल है ना वो क्या कर सकते हैं? अध्यादेश जारी कर सकते हैं। कहाँ पे है? 213 में। अनुच्छेद 214 तो जो राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की बात है वो यहाँ पे की गई है। 215 में देखिए तो उच्च न्यायालय जो है वो अभिलेखीय न्यायालय होगा। अनुच्छेद 216 तो उच्च न्यायालय के गठन की बात की गई है। 217 क्या है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और पद की शर्तें। 219 देखिए तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। और 226 में तो उच्च न्यायालय की कुछ रिटें निकालने की शक्ति। तो जो अनुच्छेद 32 था ना उसमें सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा रिट जारी करने की बात होती है, जबकि अनुच्छेद 226 जो है वो हाई कोर्ट के द्वारा जो 5 प्रकार की रिट जारी की जाएंगी उसकी बात है। अनुच्छेद 231 देखिए तो 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है, ये 231 में प्रावधान है। 233 तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात की गई है। 239 संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन की बात करता है। 239 का ये दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधान है। ठीक है। अनुच्छेद 241 तो संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय की बात की गई है, जबकि 243 में ग्राम सभा की बात की गई है। 243 में पंचायतों के गठन की बात की गई है और 243 में पंचायतों की संरचना की बात की गई है। 243 में पंचायतों में स्थानों का आरक्षण है। 243 में देखिए तो पंचायतों के वित्तीय मामलों पर सिफारिश करने के लिए
राज्यों द्वारा वित्त आयोग गठित करने का प्रावधान है, जबकि 243 पंचायतों के लिए निर्वाचन की बात की गई है। 243 में आप देखिए तो नगर पालिका के गठन की बात की गई है, और 243 या में नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन है, और 243 या घ में देखिए तो जिला योजना के लिए समिति है, और 243 या झ में सहकारी समितियों का निगमन है। 247 में देखिए तो कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति है। और साथ में 249 में क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है, तो राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि जो है संसद बनाने की जो शक्ति है, मतलब संसद को राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की जो शक्ति है, राज्य सूची का कोई विषय हो उस पर, ये 249 में है। ठीक है। 253 हमसे ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए जो विधान बनाने की शक्ति है वो है। 262 में क्या है, तो अंतर्राज्यीय नदी या नदी दूनों के जल संबंधी जो विवादों का न्याय निर्णय है वो यहाँ पे बताया गया है। 263 में देखिए तो अंतर्राज्य परिषद के संबंध में उपबंध है। 266 में क्या है, तो भारत और राज्यों की जो संचित निधि और लोक लेखा के बारे में प्रावधान है वो आपको यहाँ मिलेगा। 267 में क्या है, तो भारत की जो आकस्मिकता निधि है उसकी बात की गई है। 280 बहुत पूछा जाता है, वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन की बात की गई है इसमें। 300 का, तो विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को उनके संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, ये आपको कहाँ मिलेगा, अनुच्छेद 300 का में। फिर देखिए 312 अखिल भारतीय सेवाओं की बात करता है। अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की बात करता है। फिर 323 क्या है, तो लोक सेवा के प्रतिवेदन, मतलब लोक सेवा आयोग के जो प्रतिवेदन है वो। 324 तो निर्वाचन के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का जो निर्वाचन आयोग में निहित होना, ये आपको 324 में बताया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 326 तो लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का जो वयस्क मताधिकार है उसके आधार पर होगा, यानी कि जो हमारे यहाँ वयस्क मताधिकार पद्धति अपनाई गई है वो बताया गया है कहाँ पे, अनुच्छेद 326 में। फिर आप देखिए अनुच्छेद 330 तो लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण कई बार पूछा गया है। ठीक है। तो लोकसभा में SC ST के लिए जो सीटें रिजर्व की गई हैं वो 330 में है। 331 में तो ये एंग्लो इंडियंस के लिए जो है, मतलब कि जो सीटें थी उसकी बात की गई थी, हालांकि इसको 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा हटा दिया गया है, तब ये बेकार हो गया है। 332 देखिए तो राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए जो स्थानों का आरक्षण है, रिजर्वेशन है, वो यहाँ पे किया गया है। अनुच्छेद 333 तो राज्यों की विधानसभाओं में जो एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व था वो सुनिश्चित करना था, लेकिन जैसा कि बताया कि 104वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटा दिया गया है। फिर आता है हमारा अनुच्छेद 338 और इसमें ना राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बात की गई है, कई बार पूछा गया है। ठीक है। अनुच्छेद 338 का में तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की बात की गई है। आगे देखिए, आगे है हमारा अनुच्छेद 338 खा, और इसमें ना पिछड़े वर्गों के लिए जो राष्ट्रीय आयोग की बात की गई है, यानी OBC के लिए जो राष्ट्रीय आयोग की बात की गई है वो कहाँ पे है, अनुच्छेद 338 खा में। अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की जो नियुक्ति है वो यहाँ पे बताया गया है। और अनुच्छेद 343 कई बार पूछा गया है, संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि, मतलब कि जो देवनागरी है वो लिपि होगी। ठीक है। तो ये कई बार बना हुआ है क्वेश्चन। राजभाषा आयोग अनुच्छेद 344 कई बार पूछा गया है। 350 इसी बार पूछा गया था कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं हों। और 350 खा में देखिए तो भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकारी की बात की गई है। 352 तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में की जाएगी। ध्यान रखिएगा इसमें ना आंतरिक अशांति शब्द अब नहीं है, पहले था। फिर अनुच्छेद 356 में देखिए तो राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में जो उपबंध है वो यहाँ पे बताया गया है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का जो प्रावधान है वो किया गया है। और भाग 20 में जो अनुच्छेद 368 है बहुत महत्वपूर्ण है, संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया। ठीक है। तो ये जो है कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स थे जो हमसे पूछे जाते हैं। अब हम क्या देखेंगे, अब देखिए आप ये मत सोचिएगा कि मतलब कि आपको एक एक चीज़ें सब कुछ बताई जाएंगी, नहीं। आप देखिए जो ये सीरीज़ है ना, इस सीरीज़ में ही बताया गया है कि 70+ मार्क्स गेन करने के लिए ये सीरीज़ बनाई गई है। तो 140 नंबर देने के लिए तो ये सीरीज़ है ही नहीं रिवीजन कराने के लिए, तो आप इसमें 100% चीज़ें कैसे लेंगे। लेकिन हाँ, एक मतलब होता है ना कि फास्ट वे में एक रिवीजन हो जाता है लिस्टिंग के रूप में, तो एक बार जो है माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाता है कि हाँ हमने कम से कम रिवीजन किया, तो उस हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। कंप्लीट इससे कोई प्रिपरेशन नहीं होने वाली है आपकी। ठीक है।
तो चलिए देखते हैं। मतलब आपके मन में आ रहा होगा कि बहुत कुछ तो छूट जा रहा है, मुझे तो और बहुत कुछ आता है। तो वो जो आपको आता है वो बहुत अच्छी बात है। आप बस इसको एक रिवीजन के निगाह में, बस सरसरी निगाह में देख लीजिए। कान में ईयरफोन लगाइए, अपना काम करते रहिए और फटाफट सुनते रहिए। अब देखिए, जो हमारे संविधान में अनुसूचियाँ और उनके विषय हैं, इनको देख लीजिए। तो बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ वर्तमान में टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं। अनुसूचियों से क्वेश्चंस खूब बनता है। एक साइड अनुसूची दे देंगे और मतलब पहली, दूसरी, तीसरी, और दूसरी साइड ना उसमें कौन सा प्रावधान है। फिर आपसे पूछेंगे, चलो या तो मैच करने के लिए मतलब आएगा, या तो कहेंगे कि चलो बताओ कौन सा सही है या कौन सा गलत है। ठीक है, तो सबसे पहले जो अनुसूची है उसमें क्या है, राज्य व संघ राज्य क्षेत्र की बात की गई है। ठीक है, दूसरी अनुसूची तो राष्ट्रपति तथा अन्य उच्च पदाधिकारियों के वेतन की बात की गई है। तीसरी जो अनुसूची है उसमें शपथ या प्रतिज्ञान, यानी कि जो 3 कस्में खाई जाएंगी, शपथ ली जाएंगी, उसकी बात है। चौथी अनुसूची, ये कई बार पूछा गया है, तो राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की बात है। 5वीं अनुसूची देखिए, तो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध है। 6वीं अनुसूची, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था किसमें, तो जो मतलब कि 11 फरवरी 2024 को आरओ का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें यही पूछा गया था कि अनुसूची जो मतलब 6ठी अनुसूची है उसमें किन के संबंध में प्रावधान है। तो ध्यान से देखिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसको आप याद रख सकते हैं। एटीएम में मनी नहीं है। ठीक है, तो एटीएम में मनी नहीं है, तो आपको क्या समझ आ रहा है कि एटीएम में ना मणिपुर नहीं है। तो एटीएम में क्या हो जाएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है, तो ये हमारी 6वीं अनुसूची के संबंधित जो स्टेट्स हैं उनकी बात की गई है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जो जनजातीय क्षेत्र है ना, उनके प्रशासन के संबंध में यहाँ पे उपबंध किया गया है। आगे देखिए 7वीं अनुसूची, तो संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची में केंद्र और राज्यों के मध्य जो शक्तियों का विभाजन है वो यहाँ पे बात की गई है। 8वीं अनुसूची में तो भाषाओं की बात की गई है। वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, भी पूछा ही गया था इस बार भी। 9वीं अनुसूची की बात करें तो कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण यहाँ पे कहा गया है। 10वीं अनुसूची, तो दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता, तो वो जो आया राम गया राम वाली बात थी ना, वही वाली बात है, दल बदल। इसको भी संविधान संशोधन के माध्यम से ही जोड़ा गया वैसे भी। और मतलब 8वीं के बाद 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं सब मतलब संविधान संशोधन के माध्यम से ही आए हैं। आगे देखिए 11वीं अनुसूची, तो पंचायतों से संबंधित इसमें प्रावधान है। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका से संबंधित उपबंध है। ठीक है, अब हम देखेंगे क्षेत्रीय परिषद। पूछा जाता है कि कौन सी परिषद का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो देख लीजिए, जो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद है इसका हेडक्वार्टर आपको कोलकाता में मिलेगा। ठीक है, दूसरा कौन सा है, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद मुंबई में हेडक्वार्टर है। मध्य क्षेत्रीय परिषद प्रयागराज, इलाहाबाद में हेडक्वार्टर है। उत्तर क्षेत्रीय परिषद नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। और दक्षिण क्षेत्रीय परिषद जो है ये चेन्नई में है। एक बार मैप में आप इसको देख लेंगे ना, तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा कि कौन कौन से स्टेट्स इन सब में शामिल हैं। यहाँ पे नोट में करके दिया हुआ है, पूर्वोत्तर राज्य अर्थात असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम को क्षेत्रीय परिषदों में शामिल नहीं किया गया। इनकी समस्याओं को कहाँ पे जो है रखा जाता है, पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के तहत गठित जो पूर्वोत्तर परिषद है उसके द्वारा हल किया जाता है। तो ठीक है, मतलब ये जो परिषदें हैं ये तो हैं ही, इसके अलावा ध्यान से देखिए कि जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं ना, उनके लिए पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 जो है वो बनाया गया। अगला जो टॉपिक है वो क्या है, राज्यों का गठन। तो कई बार ये पूछा जाता है, क्रोनोलॉजी में भी पूछा जाता है और ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि मतलब सामने सामने लिखा रहेगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो सबसे पहले आप देखिए, भाषा के आधार पर गठित होने वाला जो पहला राज्य है वो है आंध्र प्रदेश, 1 अक्टूबर 1953। ठीक है, तो चलिए आगे देखेंगे। अगला जो है वो 1 मई 1960 को आप देखिए गुजरात और महाराष्ट्र जो है उसका गठन हुआ। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड का गठन हुआ। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन हुआ और 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ। ठीक है, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ये 21 जनवरी 1972 में बने। सिक्किम जो है वो 16 मई 1975। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को देखिए तो 20 फरवरी 1987। गोवा की यदि बात करें तो 30 मई 1987। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर सन 2000। उसके बाद देखिए उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 अपने यूपी से ही अलग हुआ है। और झारखंड 15 नवंबर 2000। फिर तेलंगाना देखिए 2 जून 2014 को तेलंगाना का जो है वो गठन किया गया। ठीक है, तो ये जो हमारे राज्य बने हैं उनके हमने देखा। आगे देखिए, अब है हमारा मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है। ठीक है, तो इससे भी क्वेश्चन बनता है। चलिए देख लीजिए। सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि भाग 3 में हमारा फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार है, जबकि भाग 4 में आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व अर्थात DPSP मिलेंगे। ठीक है, पहले तो यही अंतर है। दूसरा,
मौलिक अधिकारों को हमने अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर के लिया, जबकि जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो हमने आयरलैंड से प्रेरित होकर के लिया है। ठीक है, जो हमारा मौलिक अधिकार है वो मौलिक अधिकार जो है वो नकारात्मक है और इनकी प्रवृत्ति, जो नीति निर्देशक तत्व है इनकी प्रवृत्ति सकारात्मक है। हालांकि आप देखेंगे तो जो मौलिक अधिकार है ना वो सकारात्मक प्लस नकारात्मक दोनों ही है। हाँ, ज़्यादातर मामलों में नकारात्मक है, क्योंकि ज़्यादातर मामलों में ना ये कहा गया है राज्य को कि राज्य ऐसा नहीं करेगा, यानी राज्य जो है अस्पृश्यता नहीं करेगा, राज्य असमानता नहीं करेगा। तो ये सब क्या है, नहीं आ रहा है बार बार, इसका मतलब नकारात्मक है। जबकि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनमें निर्देश दिए गए हैं कि राज्य को ऐसा करना चाहिए, तो ये इसी वजह से इसको सकारात्मक माना गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार को देखिए तो ये न्याय मतलब कि वाद योग्य है। अगर आप इसका मतलब किसी के द्वारा इसका उल्लंघन किया जाता है, राज्य के द्वारा उल्लंघन किया जाता है, तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ये आपका फंडामेंटल राइट्स भी है। अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। हालांकि अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में जाना एक फंडामेंटल राइट्स नहीं है, लेकिन आप जा सकते हैं, कुल मिला के ये बात है। ठीक है, जबकि नीति निर्देशक तत्व जो है ये गैर वाद योग्य है, इन्हें न्यायालय के द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता। अर्थात नीति निर्देशक तत्व में आपको कुछ दिया गया है, राज्य के द्वारा वो आपको प्रोवाइड नहीं कराया जा रहा है, तो आप उसके लिए फिर न्यायालय में नहीं जा सकते कि देखिए सरकार हमको मतलब डीपीएसपी में ये चीज़ें दी गई हैं, लेकिन बावजूद इसके राज्य हमें ये प्रोवाइड नहीं करा रहा है, तो फिर उसमें वो कहेगा कि जाने दो, मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये वाद योग्य है ही नहीं। चलिए आगे देखिए, जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये नैतिक और राजनीतिक मान्यता है इनको, जबकि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं ये कानूनी रूप से मान्य हैं। और जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं इन्हें लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं है, जबकि डीपीएसपी को लागू करने के लिए विधान बनाने की आवश्यकता है। और डीपीएसपी को आप देखिए तो सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए इसको मतलब रखा गया है, जबकि जो हमारे मतलब फंडामेंटल राइट्स है ना वो व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं। और फंडामेंटल राइट्स को स्वतः मतलब नागरिकों को स्वतः प्राप्त हैं, जबकि जो डीपीएसपी हैं वो सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त होंगे। चलिए आगे देखिए, अब हमारे पास जो मौलिक कर्तव्य हैं उनकी सूची दी गई है। जानते हैं ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हमसे कई बार पूछ लेते हैं कि बताइए वो कौन से प्रावधान हैं जो आपको डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स और मौलिक कर्तव्य में मिल जाएंगे, या कौन से प्रावधान हैं जो डीपीएसपी और मतलब कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ में हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, इस वजह से एक बार इसको देख लीजिए। तो देखिए, जो हमारे संविधान का 51 का है इसी में मौलिक कर्तव्यों की बात की गई है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर इसको जोड़ा गया था। ठीक है, तो भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा क्या कि पहला देखिए संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। ठीक है, दूसरा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श हैं उनको अपने हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। तीसरा देखिए, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। ठीक है, चौथा क्या है, देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर यानी बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। अंगा क्या है यानी कि पांचवा, भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। ठीक है, आगे देखिए, छठा क्या है, छठा है हमारा कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझे और उसका परिरक्षण करे। सातवां देखिए तो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे, उनका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखे। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है हमारी यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में। उसमें ना यही पूछा गया था कि वो कौन सा प्रावधान है जो डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज दोनों में है, तो वो यही है। ठीक है, ठीक, आगे देखिए, अगला जो है वो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। और अगला क्या है, अगला है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। जबकि आप देखिए तो कुछ भी मतलब कि कोई घोर तरीके से किसी चीज़ का मतलब होता है ना विरोध करना हो तो लोग ट्रेन फूंक देते हैं, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि ये गलत है, ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ का उल्लंघन है। अगला क्या है तो व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न की उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छुए। अगला क्या है तो यही लास्ट भी है कि यदि माता पिता या संरक्षक मतलब जो भी हो 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको अपनी यथास्थिति बालक या प्रतिपालक के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। और ये भी बाद में ही जोड़ा गया था, जो हमारा 86वां संविधान संशोधन 2002 में आया था ना, उसके तहत इसको इसमें ऐड किया गया है। तो इसी के साथ 11 हो गए, नहीं तो पहले 10 ही थे। ठीक है, चलिए
अब जो है कई बार क्रोनोलॉजी में राष्ट्रपतियों का पूछ लिया गया है कि इनके बाद मतलब इन फलाने के बाद कौन ढिमकाने आए हैं, इस तरह से। सॉरी हाँ, बस मजाक की बात है, लेकिन बात यही है कुल मिलाकर। तो चलिए देखिए, तो कार्यकाल तो वैसे नहीं पूछा जाता। मैंने एक बार क्वेश्चन देखा हुआ है कि हाँ राष्ट्रपतियों का कार्यकाल जो है लिखा हुआ था मैच करने के लिए। तो जैसे अगर क्रम पता है तो फिर जाहिर सी बात है कि गिनती भी समझ ही आ जाती है। तो हम लोग क्रम याद कर लेंगे और इसको देख लेंगे, ठीक है। और एक छोटी सी ट्रिक्स मैंने देखी हुई थी कहीं, एग्जैक्ट मुझे वो याद नहीं है लफ्ज़, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ जहाँ तक मुझे याद है कि राजू की राधा जाकर गिरी फ़खरुद्दीन अली अहमद नीलम संजीव रेड्डी की जेल में। उसके बाद फिर पता नहीं क्या था, और मुझे बस इतना याद है कि मतलब कि ए किसकी कलम से था, APJ अब्दुल कलाम, मतलब कि नहीं, KR नारायणन के कलम से प्रतिभा निकली प्रणव की, इस तरह का कुछ था। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, थोड़ा सा इसी तरीके से करके ऊपर की जो चीज़ें थी, मतलब स्टार्टिंग में जो होता है ना कि जो स्टार्टिंग में बने थे वो ज़्यादा भुलाते हैं, लास्ट वाले तो चूँकि हम लोगों के समय के ही हैं तो याद रह जाता है, लेकिन स्टार्टिंग वाले बहुत दिक्कत होती है। तो स्टार्टिंग वाला आपको याद रहेगा कैसे, राजू की राधा जाकर गिरी मतलब किसकी गोद में, तो फ़खरुद्दीन अली अहमद संजीव रेड्डी की जेल में, गोद में नहीं सॉरी, जेल में, ठीक है। चलिए देखते हैं फिलहाल के लिए इसको। तो हमारे जो राष्ट्रपति हैं उनका कार्यकाल देख लीजिए। तो राजेंद्र प्रसाद ये तो पहले राष्ट्रपति हैं, ये तो सबको पता ही है और सबको याद भी रहते हैं। 2 कार्यकाल इनका रहा है, तो 50 से 62 तक रहे हैं, 1950 से 1962 तक, ठीक है। आगे देखिए, और अगले जो हैं वो हैं हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, और ये 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक रहे हैं। जबकि जाकिर हुसैन तीसरे नंबर के रहे हैं, 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक। फिर चौथे नंबर पे VV गिरी रहे हैं, 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक। फिर आप देखिए 5वें नंबर पे आया फ़खरुद्दीन अली अहमद, 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक। फिर फ़खरुद्दीन अली अहमद के बाद फिर आप देखिए नीलम संजीव रेड्डी जी आई, रेड्डी जी आए 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक। फिर ज्ञानी जेल सिंह आते हैं और 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक। उसके बाद R वेंकट रमन आते हैं 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक। उसके बाद आप देखिए शंकर दयाल शर्मा जी आए 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक। 10वें नंबर पे फिर KR नारायणन आते हैं 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक। और उसके बाद फिर मोस्ट फेवरेट राष्ट्रपति जी आते हैं 11वें नंबर के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखिए प्रतिभा देवी सिंह पाटिल आई, और ये 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक रही। फिर 13वें नंबर पे आए प्रणब मुखर्जी जी 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक। फिर 14वें नंबर के रामनाथ कोविंद जी आते हैं 25 जुलाई 2017 से 25 जुलाई 2022 तक। फिर उसके बाद अभी वर्तमान में आप देखिए द्रौपदी मुर्मू जी हैं 25 जुलाई से अभी तक, ठीक है। तो कब से हैं, 2022 से। तो स्टार्टिंग वाला देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखिए भारत के उपराष्ट्रपतियों का जो कार्यकाल है वो भी देख लीजिए, क्रम देख लीजिए, कार्यकाल क्या देखना, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं, हालांकि याद नहीं रहेगा मुझे पता है लेकिन क्रम देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले जो उपराष्ट्रपति रहे हैं वो डॉक्टर राधाकृष्णन रहे हैं, और आप देखिए कि क्रमानुसार पहला कार्यकाल 1952 से 1957 और दूसरा कार्यकाल 1957 से 1962 तक रहा है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आए जाकिर हुसैन जी, तीसरे नंबर पे VV गिरी, चौथे नंबर पे आए गोपाल स्वरूप पाठक जी। क्वेश्चन इस तरह से हमसे पूछते हैं ना कि वो कौन है जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों रहे, इस तरह से फिर आप देखिए गोपाल स्वरूप पाठक जी चौथे नंबर के थे, 5वें नंबर के थे BD जत्ती, 6ठे नंबर के न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह। कई बार क्वेश्चन बना है कि वो कौन से सुप्रीम कोर्ट के जज थे जो उपराष्ट्रपति बने थे, तो यही न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह थे, और यही है जो है ना न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह, हाँ यही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 7वें नंबर के कौन थे, R वेंकट रमन, 8वें नंबर के शंकर दयाल शर्मा, और 9वें नंबर के KR नारायणन, 10वें नंबर के देखिए कृष्णकांत, और 11वें नंबर के भैरव सिंह शेखावत, 2007 तक ये हो गया। फिर आप देखिए 12वें नंबर के थे हामिद अंसारी, 2007 से 17। क्रमानुसार पहला इनका जो कार्यकाल है वो 2007 से 12 रहा, और उसके बाद दूसरा कार्यकाल इन्होंने 2012 से 17 यानी कि 2 कार्यकाल कंप्लीट किया। फिर आप देखिए 13वें नंबर के M वेंकैया नायडू जी रहे हैं 11 अगस्त 2017 से 10 अगस्त 2022 तक, और वर्तमान में आप देखिए जगदीप धनखड़ जी हैं, ठीक है। तो क्यों महत्वपूर्ण है उपराष्ट्रपति का पद,
क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होते हैं ना वो राज्यसभा के पदेर अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, चलिए सभापति कुल मिलाकर के कहते हैं उनको। अगला जो टॉपिक है वो क्या दिया हुआ है इनके द्वारा। अब जब हम लोगों ने राष्ट्रपति को देखा, उपराष्ट्रपति को देखा, तो प्रधानमंत्री को क्यों छोड़ दें, तो वो भी दे दिया गया है। तो सबसे पहले जो प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक। ठीक है, फिर दूसरे नंबर के रहे गुलजारी लाल नंदा जी, 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक कार्यवाहक रहे हैं। ठीक है, और तीसरे नंबर पे लाल बहादुर शास्त्री जी रहे हैं, 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक। चौथे नंबर के थे गुलजारी लाल नंदा जी, 5वें नंबर पे थे इंदिरा गांधी, फिर 6वें नंबर पे मोरारजी देसाई आए, 7वें नंबर पे देखिए चौधरी चरण सिंह जी आते हैं, और 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980, बहुत छोटा कार्यकाल रहा है। फिर इंदिरा गांधी दोबारा आती हैं 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक। फिर आप देखिए 9वें नंबर पे राजीव गांधी जी आते हैं, क्योंकि 1984 में ही इंदिरा गांधी जी की हत्या हो जाती है। तो फिर राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बनते हैं 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक। 10वें नंबर पे विश्वनाथ प्रताप सिंह आते हैं, और इनका कार्यकाल भी बहुत कम रहा है, 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक। फिर देखिए 11वें नंबर पे चंद्रशेखर आए, फिर 12वें नंबर पे पीवी नरसिम्हा राव, और 13वें नंबर पे देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी आते हैं, 16 मई 1996 से 1 जून 1996, बस इतना ही कार्यकाल रहा। फिर आप देखिए HD देवगौड़ा आते हैं 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997। फिर 15वें नंबर पे इंद्र कुमार गुजराल आए, 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998। बहुत ख़राब लगता है ये सब देखने में सच में पर क्या करें, पूछ लेते हैं कभी कभी। फिर देखिए 16वें नंबर पे फिर से अटल बिहारी वाजपेयी जी आते हैं, 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक रहे, 2 बार अलग से लिखा हुआ है उसमें। फिर देखिए मनमोहन सिंह जी आए 22 मई 2014 से 26 मई 2014 तक, और उसके बाद से फिर अभी हर हर मोदी घर घर मोदी चल ही रहा है 2014 के बाद से। तो 26 मई 2014 से अभी तक आप देखिए कौन है प्रधानमंत्री, तो मोदी जी। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन ना खूब पूछा जाता है, PCS बहुत पूछता है। तो चलिए देख लेंगे कि राज्यसभा के सदस्यों की संख्या, अर्थात जो हमारे स्टेट्स हैं ना, उन स्टेट्स की राज्यसभा में कितनी सीटें हैं। सबसे ज़्यादा तो अपने यूपी की ही है, तो अपना यूपी का तो सबसे पहले पता होना चाहिए, क्योंकि यूपी का ना स्टेटमेंट में बन जाता है कि लोकसभा की इतनी सीटें हैं, राज्यसभा कितनी है, विधानसभा कितनी है, विधान परिषद कितनी है। तो कम से कम यूपी का तो बिल्कुल एकदम जुबान पर रटा होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि बताया लोकसभा का 80 है, राज्यसभा का भी इसमें देख लीजिएगा 104 सीटें। कुछ लोग कहते हैं 103 है, कहीं कहीं आपको 104 देखने को मिलेगा जो हमारी विधानसभा सीटें हैं, और विधान परिषद की तो 100 सीटें। चलिए देखते हैं फिलहाल के लिए इसको। तो राज्यसभा में जो सदस्यों की संख्या है वो देखिए, सबसे पहले किसको देखिए, सबसे पहले आंध्र प्रदेश को देखिए कितनी सीटें हैं, तो ये भैया 11 सीटें हैं। ठीक है, असम की 7 है, छत्तीसगढ़ की 5 है, गुजरात की 11 है, पूछा जा चुका है, हिमाचल प्रदेश का 3 है, झारखंड की 6 है, केरल का है 9, महाराष्ट्र की 19 है। ठीक है, और मेघालय की देखिए 1 सीट है, नागालैंड की 1 है, उड़ीसा की 10 सीट है, पंजाब की 7 सीट है, ऑलरेडी पूछा जा चुका है, सिक्किम की 1 सीट है, त्रिपुरा की 1 सीट है। ठीक है, और उत्तराखंड की केवल 3 सीटें हैं, तेलंगाना की 7 हैं। इधर देखिए, और जो है अरुणाचल प्रदेश की केवल 1 सीट है, बिहार की देखिए 16 सीटें हैं, गोवा की केवल 1 है, हरियाणा की 5 है, जम्मू कश्मीर की 4 है, कर्नाटक की 12 है, मध्य प्रदेश की 11 है, मणिपुर की केवल 1 सीट है, मिजोरम की केवल 1 सीट है, दिल्ली जो राजधानी क्षेत्र है उसकी 3 है, पुदुचेरी की केवल 1 है, राजस्थान की 10 है, ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तमिलनाडु की 18 है, अपने यूपी की देखिए कितनी है 31 है, और पश्चिम बंगाल का कितना है 16 है। तो ठीक है, सबसे ज़्यादा किसकी है, अपने यूपी की कितनी है 31 सीट है, लोकसभा की कितनी है 80 है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और अगला जो टॉपिक है वो क्या है, अब देखो लोकसभा के अध्यक्ष, इनको हम लोग बस केवल और केवल क्या देखेंगे, कौन पहले आए हैं कौन बाद में, ज़बरदस्ती का इनका लोग का हम कार्यकाल नहीं देखने वाले फालतू। अब देखिए लोकसभा में जो सीटें हैं उसको भी देख लेते हैं, राज्यसभा में हमने देखा, लोकसभा में भी देख लेते हैं, क्योंकि लोकसभा का तो चुनाव भी हुआ है हाल ही में। तो चलिए देख लेते हैं आंध्र प्रदेश का जो लोकसभा सीट है वो कितनी है, तो आंध्र प्रदेश की देखिए 25 है, अरुणाचल प्रदेश की है 2। ठीक है, असम की है 14, बिहार की देखिए 40 है, छत्तीसगढ़ की कितनी है 11 है, गुजरात की देखिए 26 है, गोवा की है 2, हिमाचल प्रदेश की 4, हरियाणा की 10 है, झारखंड की 14 है, जम्मू कश्मीर की 5 सीटें हैं, केरल की है 20, कर्नाटक की देखिए 28 सीटें हैं, मेघालय की 2 सीटें हैं, महाराष्ट्र की है 48, मणिपुर की 2 सीटें हैं, एमपी का देखिए 29 सीट है, जबकि मिजोरम की 1 सीट है, नागालैंड की भी केवल 1 सीट है, उड़ीसा की 21 सीट है,
पंजाब की देखिए 13 सीट है, और राज्यसभा में पंजाब की कितनी थी, 7, ठीक है। फिर आप देखिए राजस्थान की यहाँ 25 है और राज्यसभा में कितनी थी, 10। यहाँ देखिए सिक्किम की 1 सीट है, तेलंगाना की 17 सीट है, तमिलनाडु की 39 है, त्रिपुरा की केवल 2 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश की देखिए 80 सीटें थी। यहाँ देखिए उत्तराखंड की 5 सीटें हैं, राज्यसभा में केवल 3 थी। यहाँ हम लोग उत्तर प्रदेश, वहाँ केवल 31 थी राज्यसभा में, और लोकसभा में देखिए तो 80 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल में आप देखिए 42 सीट है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में टोटल 1 सीट है, दिल्ली राजधानी जो राज्य क्षेत्र है उसमें 7 सीटें हैं लोकसभा की, और दादरा नगर हवेली की 2 सीटें हैं, चंडीगढ़ की 1 है, दमन दीव की 1 है, पुदुचेरी की 1 है, ठीक है, और लक्षद्वीप की 1 है, लद्दाख की भी केवल 1 है। तो ये सॉरी गड़बड़ हो गया कुल मिला के, दादरा नगर हवेली और दमन दीव को 1 कर दिया गया है ना, तो टोटल आप देखिए वहाँ पे 2 सीटें हैं लोकसभा की, ठीक है। तो इसको थोड़ा अपडेट कर लीजिए। तो ये तो रहा लोकसभा और राज्यसभा में जो सीटों की संख्या है, ठीक है। अब क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे लोकसभा के जो अध्यक्ष रहे हैं वो स्टार्ट से लेकर के आज तक। तो सबसे पहले अध्यक्ष जो है इनका तो कार्यकाल वगैरह भी देख लीजिए, क्योंकि बहुत बार पूछा जा चुका है ये। तो सबसे पहले अध्यक्ष थे हमारे जीवी मावलंकर जी, 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 तक इनका कार्यकाल रहा है, ठीक है। अब हम लोग केवल और केवल नाम देखेंगे। दूसरे जो लोकसभा के स्पीकर थे वो थे यम अनंत शयनम आयंगर, तीसरे थे हुकुम सिंह, चौथे थे यन संजीव रेड्डी। ध्यान से देखिए, यन संजीव रेड्डी यानी नीलम संजीव रेड्डी। क्वेश्चन पूछा गया था कि वो कौन से हमारे राष्ट्रपति थे जो लोकसभा के स्पीकर रहे थे, तो वो थे हमारे यन संजीव रेड्डी यानी नीलम संजीव रेड्डी जी, ठीक है। फिर देखिए 5वें पे थे GS ढिल्लन जी, 6वें पे थे बलिराम भगत जी, 7वें पे KS हेगड़े, 7वें पे बलराम जाखड़, और 8वें पे थे बलराम जाखड़, 9वें पे देखिए रवि राय, 10वें पे थे शिवराज V पाटिल, 10वें पे हो गए शिवराज जी पाटिल, 11वें पे देखिए PM संगमा भी जो है लोकसभा के स्पीकर थे। फिर 12 पे GMC बाल योगी जी हैं, और 13वें पे हैं मनोहर जोशी, 14वें पे देखिए सोमनाथ चटर्जी जी, और 15वें पे मीरा कुमार। तो लोकसभा की पहली फीमेल जो स्पीकर थी वो मीरा कुमार जी थी, और 16वें पे सुमित्रा महाजन। ओम बिरला जी 17वें नंबर के हैं, और अभी तक 2019 से अभी तक क्या हैं, तो लोकसभा के स्पीकर हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे, पंचायती राज से संबंधित समितियां। इसको क्रोनोलॉजी में भी कई बार लगाने को पूछ चुका है, और इसको मैच द फॉलोइंग में भी पूछ चुका है, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए। हालांकि अब थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया है, अब तो समितियों में क्या सिफारिशें की गई थी ये हमसे पूछा जाने लगा है UP PCS प्री में, ठीक है। तो भाई कुछ ना कुछ तो वो लोग इनोवेशन करते ही रहते हैं, कितना कठिन पेपर बना दिया जाए, कितना पसीने छुड़वा दिए जाए बच्चों के, मतलब उसी में लगे पड़े हैं वो लोग। चलिए देखते हैं, अब हम लोग देख लेते हैं पंचायती राज से संबंधित समितियां, ठीक है। तो सबसे पहली जो समिति बनी थी ना वो बलवंत राय मेहता समिति बनी थी, ठीक है। और बलवंत राय को कई बार पूछा गया है, क्या कहा जाता है, पंचायती राज का वास्तुकार कहा जाता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है वो यही बलवंत राय मेहता की ही सिफारिश थी। तो ध्यान से देखिए 1957 में जो है ये समिति बनी थी। दूसरी है अशोक मेहता, इन्होंने द्विस्तरीय पंचायत की बात की थी 1977। तीसरे पे देखिए GVK राव समिति 1985, चौथे पे LM सिंघवी समिति 1986, और 5वें पे PM थुंगन समिति 1988। तो आप इनका ना जो मतलब पहला लेटर है उसको करके याद कर सकते हैं। जैसे हो क्या हो गया, सॉरी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ा ही जाता है मेरा, सॉरी। हाँ, कौन इसको स्किप करे, चलिए देखते हैं। तो जैसे बलवंत का हम लोग B ले लें, A का A ले लें, और G का G ले लेते हैं, तो बैग LP, ठीक है, ऐसे करके याद रख सकते हैं, ठीक है। ओहो, बैग LP ठीक तो है, तो बैग LP, ठीक है। तो LP कंपनी का बैग है, इसी तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं यह कि बैग किस कंपनी का है, LP कंपनी का है, ठीक है। तो LG ना करके LP करके याद कर लीजिए। तो बैग से क्या हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति, A से हो जाएगा अशोक मेहता समिति, G से हो जाएगा GVK राव समिति, और L से क्या हो जाएगा LM सिंघवी समिति, जबकि P से हो जाएगा PK थुंगन समिति, ठीक है। तो बैग LP का, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए। और जब ये याद रहेगा तो अगर मैच द फॉलोइंग में आएगा तो ये आप कर ले जाएंगे 1957, 77, 85, 86, 88, ठीक है। आप क्या देखेंगे, वित्त आयोग। कई बार ना वित्त आयोग के अध्यक्षों का क्रोनोलॉजी पूछा है, हालांकि गलत बात है, इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछना चाहिए, पर पूछा जाता है। पहले वाले नाम को पूछ लें, कई बार पूछ चुके हैं, PCS ने ना कई बार पूछा हुआ है कि जो वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो इतना तो पता ही सबको। चलिए देख लेते हैं। देखिए पहला जो वित्त आयोग बना था
और इसकी नियुक्ति कब हुई थी? 1951 में। अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। कार्यकाल 1952 से 57 तक रहा। दूसरा जो वित्त आयोग बना 1956 में, के संथानम समिति मतलब के संथानम इसके अध्यक्ष थे, इसको नहीं बता रहे अब हम। तीसरा देखिए 1960 के मतलब ए के चंदा। चौथा 1964 पीवी राजमन्नार। पांचवा देखिए 1968 महावीर त्यागी अध्यक्ष थे। छठवां जो बना था 1972 में, के ब्रह्मानंद रेड्डी इसके अध्यक्ष थे। सातवां 1977 में बना, जे.एम. सेलट इसके अध्यक्ष थे। आठवां 1982 में बना, वाई.बी. चौहान इसके अध्यक्ष थे। नौवां जो है वो 1987 में बना और के.पी. साल्वे इसके अध्यक्ष थे। जबकि 10वां 1992 में बना, के.सी. पंत इसके अध्यक्ष थे। 11वां 1998 में बना और ए.एम. खुसरो इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। और 12वां जो बना था वो सी रंगराजन इसके अध्यक्ष थे 2002 में। 13वां जो वित्त आयोग बना 2007 में, विजय एल केलकर इसके अध्यक्ष थे। 14वां जो है 2013 में बना, वाई.बी. रेड्डी इसके अध्यक्ष थे। 15वां 16वां तो याद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि 15वां जो है 2017 में बना था, एन.के. सिंह की अध्यक्षता में। 2021 से 26 तक इनका कार्यकाल था। अभी हाल ही में जो है वित्त आयोग अलग से जो गठित हुआ है वो कौन सा है? वो है 16वां। 2023 में ही इसका गठन हुआ और अरविंद पनगढ़िया जो इसके मतलब कि अरविंद पनगढ़िया जी इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। 2026 से 2031 तक का इनका कार्यकाल है। ठीक है, तो इसी वजह से इस बार इसको जो है मतलब कि ये हो सकता है क्रोनोलॉजी पूछ लें, क्योंकि गठन किया गया है 2026 से 2031 तक इनका कार्यकाल रहना है। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा। पहले का तो जरूर ही याद रखना है, कैसे नहीं होगी। लास्ट वाले को भी याद रख लीजिएगा और ये मतलब एन.के. सिंह को याद रख लीजिएगा। एक दो और याद कर लीजिएगा, जो पूछ लें वो लोग कुछ भी पूछ सकते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन भी कई बार हमसे बना हुआ है, मैच द फॉलोइंग में, तो इसको भी देख लेते हैं। जो हमारा मतलब अनुच्छेद 370 है, उसके बाद आप देखिए 371, इसमें ना कुछ राज्यों के लिए स्पेशल प्रोविजंस हैं, तो उसको देखते हैं। तो एक साइड आपको आर्टिकल दिया हुआ है, दूसरी साइड आपको विवरण दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको अनुच्छेद 370 ही दिया गया है, जो कि जम्मू कश्मीर से संबंधित था, उसको अलग तरीके से ट्रीट किया जाता था। अभी हालांकि निरस्त हो चुका है 2019 से ही, तो इसको छोड़ के हम लोग 371 से शुरू करते हैं। तो आप देखिए 371 के तहत ना महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के संबंध में विशेष उपबंध जो है वो किया गया है। जबकि 371 ए या 371 का में आप देखिए तो नागालैंड राज्य के बारे में विशेष प्रावधान है। खा या बी से कहिए ज़्यादा ठीक रहेगा। तो 371 बी में आप देखिए तो असम के बारे में, सी में आप देखिए तो मणिपुर, डी में आप देखिए आंध्रा या तेलंगाना राज्य के बारे में विशेष प्रावधान है। जबकि ई में आप देखिए तो आंध्रा में केंद्रीय यूनिवर्सिटी यानी कि केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का जो प्रावधान है वो किया गया है। ठीक है, तो ई से यूनिवर्सिटी करके याद रख लीजिएगा। आगे देखिए जो मतलब एफ है ना, उसमें सिक्किम राज्य के बारे में विशेष प्रावधान है। 371 जी में आप देखिए तो मिजोरम, तो मैंने तो ऐसे याद रखा है मिजोरम जी। ठीक है, फिर आप देखिए 371 जी के बाद एच आता है, तो अरुणाचल प्रदेश और मतलब बस अरुणाचल प्रदेश के बारे में ही प्रावधान है, मतलब जी के बाद एच में। जबकि आई में आप देखिए तो गोवा के बारे में विशेष प्रावधान है। ठीक है, तो ये जो गोवा है ना, इसका प्रावधान आपको कहाँ मिलेगा? गोवा के बारे में विशेष प्रावधान तो 371 आई में। आई के बाद आप देखिए जे में जो है वो कर्नाटक राज्य के बारे में विशेष प्रावधान है। ठीक है, और ये वही है 6 अगस्त 2019 से प्रवर्तन में नहीं है। तो 370 के तहत जो जम्मू कश्मीर को विशेष प्रावधान था वही बताया जा रहा है। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा 371 ABCD। ये वाला हमसे ऑलरेडी पूछा जा चुका है, महाराष्ट्र और गुजरात वाला UPSS में पूछा है मतलब। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मेरे ख्याल से इतना ही बताया गया था। ठीक है, तो इन्होंने ना आपको जो रिवीजन सीरीज़ है उसमें इतनी ही सारी चीज़ें दी हुई हैं। दरअसल ना आप देखिए बहुत कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो हमारी राज्य व्यवस्था वाला टॉपिक है, यानी कि राज्य व्यवस्था जो सब्जेक्ट है पॉलिटी, उससे मतलब 8 से 10 क्वेश्चन ही बनते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो उन्हें जो जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट लगे हैं उन टॉपिक्स का इन्होंने रिवीजन करवा दिया आपको। तो चलिए फ़िलहाल के लिए यही रही आज की अपनी वीडियो, और फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। प्रीवियस वीडियोज़ को देखना ना भूलें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।